गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म मेडिको डिटेक्टिव पर। मैं हूं आपकी ट्यूटर और गाइड प्रतिमा मैम और उम्मीद करती हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का महामुकाबला। तो आज की क्लास में हम उन सभी प्रश्नों का हल करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो जितने भी हमारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, जंबाज स्टूडेंट हैं, वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा क्लास और अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि आज आपको खुद को पढ़ने की ज़रूरत है। इन 45 क्वेश्चनों में आप कितने का सवाल का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला जैसा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मानव शरीर के किस भाग में लेडी की कोशिकाएँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में है अंडाशय, बी में है वृषण, सी में है अग्न्याशय और डी में है यकृत। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्टिस। ठीक है, मानव शरीर की जो है टेस्टिस में लेडी की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताते जाइएगा वीडियो को पॉज करके कि इसका आंसर ये होगा, 2 नंबर का आंसर ये होगा। ठीक है, अगर आप लोग को आता होगा तो, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है विटामिन सी, बी में है विटामिन ए, सी में है विटामिन डी और डी में है विटामिन के। तो यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो होता है जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए में है गोल्गी काई, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, सी में है राइबोसोम और डी में है लाइसोसोम। तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया सामान्यतः कहाँ होती है। ऑप्शन ए में है गर्भाशय, बी में है गर्भाशय ग्रीवा, सी में है फैलोपियन ट्यूब और डी में है योनि। तो मनुष्य में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है जनरली वो होती है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लरो या उरो फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। लरो या उरो, ठीक है, ये एक प्रतिक्रिया है जो किस हार्मोन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए में है इंसुलिन, बी में है थायरोक्सिन, सी में है एड्रेनालिन, डी में है एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो होता है लरो या उरो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, समझ में आ रही है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य मानव कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 23, बी में है 46, सी में है 44, डी में है 48। तो एक सामान्य मानव का जो कायिक कोशिका होता है, सोमैटिक सेल होता है, उसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या जो होती है 46 होती है। वही अगर जोड़े में बात करें देन आपको 23 बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा होता है। ऑप्शन ए में है ए बी पॉजिटिव, बी में है ओ नेगेटिव, सी में है ए पॉजिटिव, डी में है बी नेगेटिव। तो सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह जो होता है वो होता है ओ नेगेटिव। जिनका भी ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा वो यूनिवर्सल डोनर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ऑप्शन ए में है लाइसोसोम, बी में है राइबोसोम, सी में है केंद्रिका, डी में है तारककाय। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है। इसमें कौन सा रोग ऐसा है जो वायरस से फैलता है। ऑप्शन ए में है हैजा, बी में है टाइफाइड, सी में है डेंगू, डी में है तपेदिक। तो यहाँ पर विषाणु से होने वाला रोग पूछ रहा है तो वो हो जाएगा डेंगू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए में है न्यूरॉन, बी में है नेफ्रॉन, सी में है कूपिका, डी में है एक्सॉन। तो मानव वृक्क की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। वो क्या होती है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पादप हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है। ऑप्शन ए में है ऑक्सिन, बी में है जिब्रेलिन, सी में है साइटोकाइनिन, डी में है एथिलीन। तो यहाँ पर फल को पकाने में जो हार्मोन मदद करता है वो है
एथिलीन, वो क्या है? एथिलीन हार्मोन, फल को पकाने के लिए जिम्मेवार हार्मोन होता है एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मलेरिया का कारक जीव क्या है? मलेरिया का कारक जीव क्या है? ऑप्शन ए में है प्लाज्मोडियम, बी में है जीवाणु, सी में है विषाणु, डी में है विचेरेरिया। तो मलेरिया का जो कारक जीव होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। वो क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पीतरस यानी कि बाइल जूस का स्राव किस अंग के द्वारा होता है? ऑप्शन ए में है पित्ताशय, बी में है यकृत, सी में है अग्न्याशय, डी में है आमाशय। तो बाइल जूस का जो स्राव होता है वो यकृत से होता है, लीवर से होता है बाइल जूस का स्राव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में एडेनिन हमेशा किसके साथ जोड़ा बनाता है? ऑप्शन ए में है गुआनिन, बी में है साइटोसिन, सी में है थाइमिन, डी में है यूरेसिल। तो डीएनए में जो एडेनिन होता है वो हमेशा थाइमिन के साथ जोड़ा बनाता है। किसके साथ जोड़ा बनाता है? थाइमिन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन किसकी एक अनूठी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए में है ब्रायोफाइट्स, बी में है आवृत बीजी, सी में है अनावृत बीजी, डी में है टेरिडोफाइट्स। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आवृत बीजी होता है। वो किसकी एक अनूठी विशेषता है? तो आवृत बीजी की अनूठी विशेषता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर समझ में आ रहा है तो अब वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। अब फिजिक्स का हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमने 15 क्वेश्चन बायोलॉजी के किए हैं, 15 क्वेश्चन फिजिक्स के हो जाने के बाद 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा। और आप लोग इससे अपना खुद का तैयारी का पता कर सकते हैं कि हमने कितना तैयारी किया है, कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है। आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। कभी कभी एग्जाम में हल्का क्वेश्चन भी पूछ देता है लेकिन बच्चा कन्फ्यूजन के कारण गलती करके आ जाता है। तो आपको गलती नहीं करना है, बार बार रिवीजन करिए ताकि आपका क्वेश्चन वहाँ पे गलती ना हो, चाहे इजी हो या हार्ड हो। ठीक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में है वोल्ट, बी में है ओम, सी में है एम्पियर, डी में है वाट। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए में है समय, बी में है दूरी, सी में है प्रकाश की गति, डी में है प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को किस लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है बेलनाकार लेंस, डी में है द्विफोकल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया जो होता है वो अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी में है प्रकीर्णन, सी में है व्यक्तीकरण, डी में है अपवर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है, प्रकाशीय तंतु जो होता है, किसके कार्य करने का सिद्धांत है? तो वो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। TIR आप लोग पढ़े होंगे, टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका क्या होता है? ऑप्शन ए में है द्रव्यमान बदलता है, भार वही रहता है, बी में है भार बदलता है, द्रव्यमान वही रहता है, सी में है द्रव्यमान और भार दोनों बदलते हैं, डी में है दोनों अपवर्तित रहते हैं। तो जब कोई पिंड को पृथ्वी पर से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तब भार बदलता है लेकिन मास द्रव्यमान वही रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? ऑप्शन ए में है अनुप्रस्थ, बी में है अनुदैर्घ्य, सी में है विद्युतीय चुंबकीय, डी में है अयांत्रिक। तो वायु में जो ध्वनि तरंग होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। ठीक है, वो कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए में है 0, बी में है अनंत, सी में है बहुत अधिक, डी में है वोल्टमीटर के बराबर। तो एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, समझ में आ रही है सबको?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के डॉक्टर द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है उत्तल दर्पण, बी में है समतल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण, डी में है बेलनाकार दर्पण। तो दांत के जो डॉक्टर होते हैं उनको दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखना होता है, तभी तो आपके दांत को अच्छे से देख पाएंगे, अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। तो किस दर्पण का उसमें उपयोग करते हैं? तो उसमें जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को सबसे पहले किसके द्वारा दर्शाया जाता है? स्मॉल जी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम मैक्सिमम कहाँ होता है? ऑप्शन ए में है भूमध्य रेखा पर, बी में है पृथ्वी के केंद्र पर, सी में है ध्रुवों पर, डी में है अधिक ऊंचाई पर। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है अधिकतम वो होता है ध्रुवों पर, पोल्स पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में है स्वप्रेरण, बी में है अन्योन्य प्रेरण, सी में है भंवर धाराएं और डी में है जूल तापन। तो ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पानी के पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए में है बढ़ जाता है, बी में है घट जाता है, सी में है वही रहता है, डी में है शून्य हो जाता है। तो जब पानी में डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जाता है तब जो है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जो है घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए में है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बी में है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी में है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, डी में 11.2 मीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी की सतह से एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? ऑप्शन ए में है यांत्रिक तरंगे, बी में है द्रव्य तरंगे, सी में है ध्वनि तरंगे, डी में है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो एक्स किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ठीक है। आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोगों जब ये वीडियो देखते होंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में आपको हाइप दिखता होगा, तो वो हाइप को आप क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होता है ना कि वीडियो को पॉइंट्स मिलते हैं, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बन सके, उसके लिए मोटिवेट करना होता है। ठीक है। तो आप उस हाइप को क्लिक कर दीजिएगा। जब भी मेडिको डिटेक्टिव चैनल के कमेंट में आपको हाइप दिखे तो उस हाइप को आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में है न्यूटन मीटर पर केजी, बी में है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सी में है न्यूटन स्क्वायर मीटर पर केजी और डी में है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में है प्रकाश का प्रकीर्णन, बी में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सी में है प्रकाश का परावर्तन और डी में है प्रकाश का अपवर्तन। तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो उसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके कारण आकाश जो है नीला कलर का दिखाई देता है। अब हम लोग का ख़त्म हुआ ये 15 क्वेश्चन फिजिक्स के। अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है केमिस्ट्री। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है क्लोरीन, सी में है फ्लोरीन, डी में है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता की बात कर रहा है तो वो हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता जो है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में है 0, बी में है 7, सी में है 14 और डी में है 5.6। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए में है नाइट्रिक ऑक्साइड, बी में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी में है नाइट्रस ऑक्साइड और डी में है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो यहाँ पर लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस का क्या पूछ रहा है, केमिकल नेम पूछ रहा है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। कभी कभी आप लोग को नाइट्रस ऑक्साइड के जगह पे N2O देखने को मिलेगा, तो वो आप लोग N2O भी लगा सकते हैं, घबराना नहीं है, आराम से लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए में है मीथेन, बी में है प्रोपेन, सी में है ब्यूटेन, डी में है इथेन। तो CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी में है सोडियम बाइकार्बोनेट, सी में है कैल्शियम कार्बोनेट, डी में है सोडियम क्लोराइड। तो बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, बी में है इलेक्ट्रॉन की हानि या त्याग, सी में है हाइड्रोजन ग्रहण करना, डी में है ऑक्सीकरण संख्या में कमी। तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन की हानि होती है या त्याग होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्घटनावश लगने वाली आग को रोकने के लिए किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? ऑप्शन ए में है मैग्नीशियम, बी में है सोडियम, सी में है लोहा, डी में है कैल्शियम। तो यहाँ पर दुर्घटनावश लगने वाली आग को रोकने के लिए सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? ऑप्शन ए में है तांबा और जास्ता, बी में है तांबा और टीन, सी में है लोहा और निकेल, डी में है जास्ता और टीन। तो पीतल जो है तांबा और जास्ता की मिश्र धातु होती है, ठीक है। तांबा और जास्ता की मिश्र धातु होती है पीतल। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन O2 अणु में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ऑप्शन ए में है -2, बी में है -1, सी में है 0, डी में है +2। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था में 0 होता है। नेक्स्ट है, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से कम तापमान पर सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में ऊर्ध्वपातन, बी में है उबलना, सी में है वाष्पीकरण, डी में है संघनन। तो किसी द्रव को उसके क्वथनांक से कम तापमान पर सीधे वाष्प में जो बदलने की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन। क्या होता है? इवेपोराइजेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है कार्बन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लोहे में जंग लगना यानी कि रस्टिंग किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए में है भौतिक परिवर्तन, बी में है रासायनिक परिवर्तन, सी में है नाभिकीय परिवर्तन और डी में है उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो लोहे में जो जंग लगना है, रस्टिंग है, वो एक उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का, केमिकल चेंजेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि परमाणु संख्या में 11 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है? ऑप्शन ए में है पी ब्लॉक, बी में है डी ब्लॉक, सी में है एस ब्लॉक, डी में है एफ ब्लॉक। तो परमाणु संख्या 11 वाला जो तत्व होता है वह आवर्त सारणी के एस ब्लॉक से संबंधित है। किस ब्लॉक से संबंधित है? एस ब्लॉक से संबंधित है। नेक्स्ट है किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन करने पर ग्लूकोज क्या देता है? ऑप्शन ए में है मेथनॉल, बी में है एथेनॉल, सी में है एसिटिक एसिड, डी में है फॉर्मिक एसिड। तो फर्मेंटेशन करने पर जो है ग्लूकोज एथेनॉल देता है। क्या देता है? एथेनॉल देता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है निकेल, बी में है लोहा, सी में है प्लेटिनम, डी में है मॉलिब्डेनम।
तो यहाँ पर वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में जो है उत्प्रेरक के रूप में जो है निकेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 45 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अपनी तैयारी को असेसमेंट कर सके कि कितना उसका सही हो रहा है, कितना तैयारी और करने की ज़रूरत है। ठीक है।